अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस पॉइंट पे हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। हेरिडिटरी टर्म जैसे कि हम सबको पता है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द म्यूटेशन और फैमिली रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो जनरेशन टू जनरेशन रन करता है। हेरिडिटरी एक टर्म इसलिए यूज़ होती है जो शो करती है विरासत को। वाइल नेफ्राइटिस आइटिस जो है, इट इज़ द टर्म विच शोज द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, और नेफ्रॉन मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू द नेफ्रॉन या किडनी, तो इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है। ये तो जेनेटिक डिजीज़ हैं। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एल्पर्ट सिंड्रोम और थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़। तो एल्पर्ट सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी जो प्रोटीन है कोलेजन टाइप 4 होती है, उसमें उसकी एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है। किस तरह से होती है उसकी एबनॉर्मल फॉर्मेशन? ऑब्वियसली वो म्यूटेशन की वजह से होती है कि जो कोलेजन टाइप 4 है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन द डिफेक्ट इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन द एल्पर्ट सिंड्रोम एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़। तो होता क्या है कि टाइप 4 कोलेजन जो मौजूद होते हैं द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसकी 3 चेन्स होती हैं। एक तो होती है अल्फ़ा 3 चेन, अल्फ़ा 4 चेन और अल्फ़ा 5 चेन। इन तीनों चेन्स में से किसी एक चेन में भी अगर डिफेक्ट हुआ ड्यू टू म्यूटेशन, तो इट वुड रिजल्ट इन द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन टाइप 4। ठीक है। अब इस डिज़ीज़ जो है, इसकी कॉज तो हमने देख ली कि किस तरह से ये हेरिडिटरी है और किस तरह से ये नेफ्राइटिस कॉज कर रही है। ठीक। अब इस डिज़ीज़ की फॉर्म्स क्या है? एक तो ये कि इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन एक्स लिंक्ड जीन, और दूसरी ये इट अकर्स ड्यू टू द ऑटोसोमल म्यूटेशन। ठीक है। मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है उनमें म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो पहले क्या कि अगर म्यूटेशन हुई है इन द एक्स लिंक्ड जीन, तो क्या होगा? इट वुड रिजल्ट इन द डिफेक्टिव अल्फ़ा 5 चेन। ठीक है। डिफेक्टिव अल्फ़ा 5 चेन की फॉर्मेशन हुई तो इट वुड रिजल्ट इन द डिफेक्टिव टाइप 4 कोलेजन रिजल्टिंग इन द हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। या तो अगर म्यूटेशन हुई इन द ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हुई तो इट वुड रिजल्ट इन एन अदर फॉर्म के डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 चेन। तो अगर डिफेक्टिव फॉर्मेशन हुई ऑफ अल्फ़ा 3 या अल्फ़ा 4 चेन, इट रिजल्ट इन अ डिफेक्टिव टाइप 4 कोलेजन। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोलेजन टाइप 4 का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हेट्रोट्राइमर है। ठीक है। कि 3 अलग तरह की चेन अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, इन चेन्स को कंबाइन करके कोलेजन टाइप 4 का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। कोलेजन टाइप 4 जो है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तीनों चेन में से किसी एक भी चेन में अगर म्यूटेशन हुई, किसी एक भी चेन में अगर डिफेक्ट हुआ, देन इट रिजल्ट इन अ डिफेक्टिव हेट्रोट्राइमर, उसकी वजह से रिजल्टिंग इन द हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। बात क्या हुई कि क्योंकि इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ कोलेजन टाइप 4, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस केस में क्या होगा कि इनिशियल स्टेज पे तो हमें नज़र आएगी कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोसीड करेगी, इट वुड रिजल्ट इन द थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। थिकनिंग होगी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, विच रिजल्ट्स इन द सक्लेरोसिस, ग्लोमेरुलर सक्लेरोसिस। और सक्लेरोसिस की टर्म पहले भी हमने एक्सप्लेन की थी कि सक्लेरोसिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है। तो मेरुलाई की जो है उसकी एबनॉर्मल हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है। अब ये टर्म हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में भी, जब हमने रीनल पैथोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें भी डिस्कस की थी कि जो ग्लोमेरुलर सक्लेरोसिस है वो एक जगह लिमिटेड नहीं होता, और वहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई थी वो इंटरडिपेंडेंस, फंक्शनल या स्ट्रक्चरल इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन या वेरियस पार्ट्स ऑफ द किडनी की टर्म वहाँ पे यूज़ होती। तो यहाँ पे यही होगा कि ये डिजीज़ सिर्फ ग्लोमेरुलाई तक महदूद नहीं रहेगी, ग्लोमेरुलर सक्लेरोसिस कोज करेगी। ग्लोमेरुलर सक्लेरोसिस ऑब्वियसली वो फिर कैपिलरी पे भी जाएगी, रिजल्टिंग इन द वास्कुलर सक्लेरोसिस। वास्कुलर सक्लेरोसिस होगी तो ऑब्वियसली जो ब्लड आना है हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल से इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है। वो फिर ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द वास्कुलर
स्क्लेरोसिस, ठीक है, वास्कुलर स्क्लेरोसिस की वजह से हार्डनिंग होगी ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, आगे की तरफ रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ प्रॉपरली नहीं जा सकेगा। तो क्या होगा कि आगे वाले जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इन सब की जो है एट्रोफी हो जाएगी। इन सब की एट्रोफी हो जाएगी। उसके बाद जो किडनी इंटरस्टिशियम है उसकी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब इसकी ज़रा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा इस डिज़ीज़ में। जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हमें कुछ डिपॉजिट्स नज़र आएंगे, और एक जगह पे अगर एक चीज़ डिपॉजिट हो रही होती है देन इट इज़ नॉन एज फोकाई। इरेगुलर थिक डेपोजिशन हो रही है इन द केस ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होगा कि डेपोजिशन की वजह से इट वुड रिजल्ट इन द स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग जो होगी वो उसकी कौन सी लेयर में होगी, वो उसकी लेमिना डेंसा वाली लेयर में स्प्लिटिंग होगी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस तरह से स्प्लिटिंग होगी कि यहाँ पे ये जो है हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर इस तरह की मतलब कि स्प्लिटिंग हमें नज़र आएगी, इरेगुलर स्प्लिटिंग, ठीक, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, इरेगुलर स्प्लिटिंग विच रिजल्ट्स इन द बास्केट वेव अपीयरेंस। सो अब यहाँ पे हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इन द केस ऑफ द हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, उनको देख लेते हैं। कि वही बात कि सबसे पहले ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होगी, उसके बाद वास्कुलर स्क्लेरोसिस होगी, फिर उसके बाद ट्यूबुलर एट्रोफी होगी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, फिर उसके बाद इरेगुलर थिक फोगाई होगी इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर स्प्लिटिंग ऑफ लेमिना डेंसा होगी रिजल्टिंग इन द बास्केट वेव अपीयरेंस। बास्केट वेव अपीयरेंस जो है ये एक मेन पॉइंट है इन द केस ऑफ हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, ठीक है। और यहाँ तक सारे पॉइंट्स इन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिस्कस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। कि पैथोजेनेसिस हमने पढ़ ली ऑफ द हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, उसके केस में जो मॉर्फोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो हमें अपेयर होंगे वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब एक बंदा हो इज सफरिंग फ्रॉम द एल्पर्ट सिंड्रोम, वो क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेगा। तो ये बात है कि उनके डिफेक्ट आ रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन टाइप 4। तो वो तमाम तर बॉडी के ऑर्गन्स जहाँ पे कोलेजन टाइप 4 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन तमाम तर ऑर्गन्स में डिफेक्ट आएगा। पहला तो डिफेक्ट हो गया ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी में, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी में क्या होगा कि B9 हीमेट्यूरिया होगा, जिसके 9 सिस्टेमिक फीचर्स होंगे, ठीक है, कि हल्का सा हीमेट्यूरिया पेयर होगा, हल्का सा प्रोटीन यूरिया पेयर होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो कोलेजन टाइप 4 है और ना सिर्फ किडनी की ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, वो आई में भी मौजूद होता है, इन द लेंस वो ईयर में भी मौजूद होता है। तो वहाँ पे भी ये डिसऑर्डर्स कोज करेगा, सच एज ईयर में अगर कोज करेगा तो डेफनेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कोज करेगा, सच एज सेंसरी न्यूरल डेफनेस कोज करेगा। लेंस में मौजूद है तो लेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर लेंस डिसलोकेशन कोज करेगा, ठीक है, पोस्टीरियर कैटरैक्ट्स कोज करेगा। और कॉर्निया में मौजूद है तो इट वुड रिजल्ट इन द कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ तक हम हेरिडिटरी नेफ्राइटिस में एल्पर्ट सिंड्रोम, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़, हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ कंप्लीट हो गई हैं। एक डिजीज़ थी रह गई थी, दैट इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। वो पिछली वीडियो में हमने कवर कर ली थी, जो गॉड पोस्चर सिंड्रोम वाली वीडियो थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ तक हमारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं। आने वाले लेक्चर में हम किडनी की रीनल ट्यूब्यूल्स की डिजीज़, किडनी की इंटरस्टिशियम की डिजीज़ एंड सो ऑन वो पढ़ने वाले हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।